अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एफएससी पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, उसकी डेरिवेशन क्या होती है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, और हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास। ठीक है, हमने ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो कवर अप किए थे प्रीवियस लेक्चर में। जो हमारे पास आज का लेक्चर है उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अब हमारे पास ये कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है, इससे हम जो रेजिस्टेंस होती है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और ये जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म है हमारे पास कलर कोड, ये क्या होती है। ठीक है, ये किस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है, इसको देखेंगे। हमारे पास ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास बेसिकली एक सेरामिक रॉड होता है, यानी कि सेरामिक मटेरियल का बना हुआ एक रॉड होता है। ठीक है, इस तरीके से मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, उसमें होता क्या है, उसके ऊपर ना एक थिन फिल्म बनी होती है कार्बन की। ठीक है, ये इस तरीके से मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कार्बन है ये। अब ये हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन रजिस्टर्स हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारे पास थिन फिल्म है कार्बन की, और ये हमारे पास क्या है, ये एक सेरामिक रॉड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है कलर कोड, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, वो कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से मुराद 1 2 3 ये डिजिट्स के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ होंगी कुछ। कार्बन रजिस्टर इज़ इंडिकेट, यानी कि कार्बन रजिस्टर जो होगा जिसमें हमारे पास सिरामिक मटेरियल शामिल है, और क्या है हमारे पास एक थिन फिल्म है कार्बन की। ठीक है, उसमें क्या होंगी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा बाय कलर कोड, यानी कि कलर कोड के ज़रिए हमें बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, उसमें कलर कोड में क्या होगा, कलर कोड में हमारे पास एक बैंड होगी जिसमें डिफरेंट तरह के कलर जो होंगे प्रिंटेड होंगे, वो जो बॉडी ऑफ रजिस्टर होगी उस पे के ऊपर, उन कलर्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका मज़ीद कंसेप्ट ले लेते हैं ताकि हमें इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। फिर अब हमने बात की हमारे पास कलर कोड्स होंगे। ठीक है, हो गई बात कि हमारे पास एक बैंड होगी, उसमें डिफरेंट कलर प्रेजेंट होंगे, उनकी मदद से हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम जो कलर कोड होंगे उनको इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, यही हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। उनको इंटरप्रिटेशन करने के कुछ रूल्स दिए हुए हैं हमारे पास, उन रूल्स को देख लेते हैं। वो कहते हैं यूजली कलर कोड कंसिस्ट ऑफ बैंड्स विच आर इंटरप्रेटेड एज, यानी कि बैंड्स पे मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरीके से ये एक बैंड 2 3 4, यहाँ पे एक 4 बैंड पर मुश्तमिल हमारे पास क्या है, कार्बन रजिस्टर है। फिर वो कहते हैं द फर्स्ट बैंड इंडिकेट, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट बैंड है, ठीक है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट होगा न्यूमेरिकल वैल्यू का वो हमें बताएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं द सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये जो हमारे पास है सेकंड डिजिट, ये क्या करेगा, हमें सेकंड वैल्यू देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर अब थर्ड बैंड की बात करते हैं, वो क्या करेगा, द थर्ड बैंड इज़ डेसिमल मल्टीप्लाई। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे ना, एक पहले बैंड के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो, और दूसरी फिर जो दूसरा बैंड है उसकी वैल्यू, और फिर वो क्या करेगा, हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा। इसमें ये जो थर्ड बैंड है ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा। और जो हमारे पास फोर्थ बैंड है उसका क्या काम है, ये जो फोर्थ बैंड है ये हमें जो रेजिस्टेंस है उसकी टॉलरेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन उस एग्जांपल को समझने से पहले हमारे पास कलर कोड्स दिए हुए हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं एक टेबल में, वो स्पेसिफिक करके हमें दी हुई हैं। ठीक है, उनको समझ लेते हैं ताकि हमें जो जब एग्जांपल करने लगे तो हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारे पास जो कलर्स हैं, एक तो ब्लैक होता है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वेलवेट, ग्रे, वाइट, और इनके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 9 तक बनती है।
अब ये इस तरीके से अगर हम पढ़े ना रटा लगा लें ब्लैक ब्राउन रेड ग्रीन फलां ये, तो हमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम आगे पीछे कर लेंगे। इसके लिए एक सेंटेंस हम याद कर लेते हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास जो सीक्वेंस होगी इनकी वो मेंटेन रहेगी। तो आए उस सेंटेंस को देख लेते हैं। वो हमारे पास जो सेंटेंस है वो है बी रॉय ROY ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ। अब इसको देख लेते हैं। बी से मुराद ब्लैक, नेक्स्ट बी से मुराद ब्राउन, R से मुराद रेड, O से मुराद ऑरेंज, W से मुराद येलो, ग्रेट से मुराद G है तो यहाँ पे ग्रीन आएगा। ब्रिटेन का जो B है फर्स्ट लेटर तो यहाँ पे ब्लू हो गया। और फिर हमारे पास है ग्रेट, ठीक है। बी से मुराद हमारे पास ब्लू हो गया और यहाँ पे वेरी गुड वाइफ है, ठीक है। वी से मुराद क्या है हमारे पास, वी से मुराद वेलवेट और गुड से मुराद ग्रे, ठीक है। और वाइफ W से मुराद वाइट, ठीक है। ये एक सेंटेंस याद कर लें, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से आप ना अपने माइंड में रख लें और उनके लिए जो सीक्वेंस फिर चलेगी हमारे पास वो आप लोगों के माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं किस तरीके से हम जो कार्बन की रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कलर कोड की मदद से। सही है, कार्बन रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है। ओके हो गया। हमारे पास कितने बैंड्स होते हैं, 4 बैंड्स। तो हमारे पास 4 बैंड बनाते हैं। ये 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास फर्स्ट बैंड है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि फर्स्ट बैंड फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट होगा उसके बारे में बताएगा। सही है। और अब हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, मिसाल के तौर पे अगर वो है हमारे पास येलो, ठीक हो गया। येलो फर्स्ट जो है वो हमारे पास अगर है येलो और नेक्स्ट फिर हमारे पास जो सेकंड बैंड है वो हो गया रेड और इस तरीके से जो थर्ड बैंड है वो अगर हमारे पास हो गया ब्लू और जो हमारे पास लास्ट बैंड है वो होता है सिल्वर बैंड, ठीक है। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आए रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेड कलर है। अब हमारे पास जो येलो है उसकी कितनी होती है वैल्यू, उसकी हमारे पास वैल्यू है 4, ये 4 हो गया। और हमारे पास जो सेकंड बैंड है वो है रेड की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। और जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड बैंड की हमारे पास 6 है। अब हमने कहा था जे अगर हमारे पास वैल्यू 6 है तो हमें 6 से फिर लगानी होगी, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने हमें ज़ीरोज़ लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम 6 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट वाला बैंड, टॉलरेंस बैंड। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ये देख लें कि हमारे पास जो टॉलरेंस है वो क्या है और उसके लिए हम क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास बैंड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास, द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। यानी कि हमारे पास कार्बन रजिस्टर है उसकी मार्क्ड वैल्यू है, उसमें कितनी पॉसिबल वेरिएशन आ सकती हैं, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस बता तो दी है एक, लेकिन उसके अंदर मज़ीद कितनी गुंजाइश है, वो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी मज़ीद चेंजेस की वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी टॉलरेंस।
तो हमारे पास इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास सिल्वर बैंड हो तो वो हमें बताता है कि हमारे पास जो टॉलरेंस है वो 10% होगी, प्लस माइनस, यानी कि 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से गोल्डन बैंड जो होगी वो इंडिकेट करेगी हमारे पास 5% जो टॉलरेंस है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरीके से अगर जो हमारे पास फोर्थ बैंड है वो हो ही ना, प्रेजेंट ही ना हो, तो देन जो हमारे पास टॉलरेंस होगी वो क्या होगी, 20% होगी। ओके हो गया। अब जहाँ पे एग्जांपल है उसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं हमारे पास 1000 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब उसकी जो टॉलरेंस है वो हमारे पास क्या है, 10% है, प्लस माइनस, यानी कि इससे 10% ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो अब हमारे पास वो कहते हैं जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी, पॉसिबिलिटी है वो जो हमारे पास होगी 900 और 1100 के दरमियान हो, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है हमारे पास जो टॉलरेंस है, पॉसिबल वेरिएशन है, वो कितनी है, 10% है। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें अगर बात करते हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पर सिल्वर बैंड है, सिल्वर ये जो है सिल्वर बैंड है। सिल्वर के केस में हमने कहा है कि हमारे पास जो टॉलरेंस होती है वो 10% होती है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यूँ लिखेंगे, ये थी हमारे पास 4 2 और 0 थी हमारे पास 6 प्लस माइनस 10%, ठीक है। ये अब 10% जो लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो टॉलरेंस है उसकी वो 10% है, यानी कि इस वैल्यू से 10% कम भी हो सकता है और इस वैल्यू से 10% ज़्यादा भी हो सकती है टॉलरेंस। ओके हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। वो हमारे पास जो टॉपिक है वो है रियोस्टेट, ठीक है। अब ये रियोस्टेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं रियोस्टेट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। अब हमारे पास यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन भी है, तो जहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी कि जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती है, चेंज हो सकती है। और उसमें क्या है, एक वायर वाउंडेड है, यानी कि वो वायर जो है इस तरीके से ना लिपटी हुई है उसके राउंड, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रियोस्टेट कहलाएगा। अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। वो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग सिलेंडर ऑन विच आ बेयर मैग्नीन। मैग्नीन हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास मैग्नीज, निकल और जो कॉपर होती है उनका जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो हमारे पास एक मटेरियल बनाता है जिसको हमने नाम दिया हुआ है मैग्नीन का, वो बन जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है जिसमें हमारे पास जो मैग्नीन है वो प्रेजेंट होता है और हमारे पास वायर जो है वो वाउंडेड होती है। और जो हमारे पास जो एंड्स होते हैं वायर के तार के, वो कनेक्टेड होते हैं एक टू फिक्स्ड टर्मिनल्स के साथ, ठीक है, जिनको नाम देते हैं हम ए और बी का। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल है, ए और बी हो गया, सही है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। फिर वो बात करते हैं हमारे पास जो थर्ड टर्मिनल है जिसको नाम दिया हुआ है हमने सी का, ये कनेक्टेड है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये है, ये हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये वाला। और इसके साथ क्या अटैच है, हमारे पास सी टर्मिनल अटैच है। अच्छा, ये अब क्या करता है, ये मूव करता है, विच कैन बी मूव्ड ओवर द वायर। और ये हमारे पास वायर के ऊपर जो है ना मूव करता है। ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, ये मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिंबल भी नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। ये तो हो गई उसकी कंस्ट्रक्शन। अब उसके यूजेस देख लें, उसको किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। एक तो है हमारे पास उसको हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फिर हम उसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके यूजेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, एज आ वेरिएबल रजिस्टर और एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज आ वेरिएबल रजिस्टर उसको किस तरीके से देखते होते हैं। हमारे पास जो रियोस्टेट है उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसको वेरिएबल करने के लिए, चेंज करने के लिए, यानी कि उसके अंदर चेंजेस आ सकती होती है। और वो किस तरीके से आती है, रियोस्टेट के ज़रिए से।
फिर अब इस मकसद के लिए हम क्या करते होते हैं, हमारे पास जो एक फिक्स्ड टर्मिनल होता है ए, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एक अदर टर्मिनल है सी, उसको क्या करते हैं हम सर्किट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर बात करें जैसे ये है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक तो सी की बात की है उन्होंने और दूसरा फिर बात की है ए की। अब ए और सी इनको क्या करेंगे, एक टर्मिनल के साथ हम अटैच कर देते हैं, सही हो गया। जहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव और जहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास ये अटैच तो हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट फिर क्या, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। वो कहते हैं इफ़ स्लाइडिंग टर्मिनल मूव टूवर्ड ए यानी कि अब हम हमारे पास जो स्लाइडिंग है उसको अगर ए की तरफ हम मूव करवाएं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर वो बात करते हैं इफ़ इट मूव्स टूवर्ड, यहाँ पे जो है ना टूवर्ड की जगह हमारे पास आना था शिफ्टेड अवे, यानी कि अगर उससे अवे जाए, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे ए बी की जगह हमारे पास क्या था ए। अब अगर ए की तरफ शिफ्ट अवे हो जाए तो हमारे पास के जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर उससे अवे जाए तो रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर उससे दूर जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, अगर उसके करीब है यानी कि टुवर्ड मूव करे तो हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर चलते हैं हम। नेक्स्ट अब बात करते हैं रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वहाँ तो बात कर ली थी हमने कि हमारे पास जो रियोस्टेट है उसको हम किस तरीके से वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं टू यूज़ रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिफरेंस वी इज़ अप्लाइड अक्रॉस द फिक्स्ड एंड्स, यानी कि वही बात होगी। अब हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड एंड है हमारे उनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट होगा वो होगा I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, सही है। अब हम वो बात करते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन बी सी, यानी कि हमारे पास जो पोर्शन बी है और सी है उनके दरमियान जहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वी बी सी है, ठीक है, इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो यहाँ पे आई है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है वी ओवर आर, सही है। तो अब हमारे पास जो आएगा वी बी सी इज़ इक्वल टू आई की जगह वी ओवर आर और ये जो हमारे पास है स्मॉल आर, तो ये हमारे पास आ जाएगी वी बी की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास जो आर स्मॉल है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, बी सी जो पोर्शन है उसकी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन, वो निकाल देते हैं। वो कहते हैं दिस इक्वेशन शोज दैट दिस सर्किट का, जिसको हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर का, कैन प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटपुट टर्मिनल वेरिंग फ्रॉम जीरो टू द फुल पोटेंशियल डिफरेंस टू द बैटरी डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द स्लाइडिंग कंटैक्ट, यानी कि जो हमारे पास पोजीशन होगी स्लाइडिंग करने वाला जो कंटैक्ट है जो मतलब स्लाइड कर सकता है उसकी पोजीशन पे वो डिपेंड कर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वो वेरी भी करता है ज़ीरो से लेकर जो हमारे पास फुल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक तो ये बात कहते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं हमारे पास जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है वो मूव करता है टूवर्ड द एंड ऑफ बी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उस पोर्शन की जो वायर का जो पोर्शन है उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर वो बात करते हैं जब हमारे पास जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है सी वो मूव करता है टूवर्ड द एंड ए, तो हम तब हमारे पास उस केस में क्या होगा, जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सही हो गया। फिर हमारे अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थर्मिस्टर्स, ठीक है। ये देख लेते हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरीके से होती है और इनकी जो शेप्स होती हैं वो हमारे पास किस तरीके से होती हैं। थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होते हैं, ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हीट को जल्दी ही सेंस कर लेते हैं, वो हीट के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सो उनको हम क्या कहते हैं, थर्मिस्टर्स।
अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास होते हैं सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अब सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो ना तो इंसुलेटर्स होते हैं और ना तो कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि उनके दरमियान वाला जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो होते हैं सिरामिक के मिलकर बने होते हैं और अंडर हाई प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होता है जब उसको गर्म कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास सेरामिक है ये क्या होता है, ये बहुत सारे हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका मिक्सचर होता है, यानी कि जिसमें हमारे पास निकल आ गया, कोबाल्ट आ गया, ठीक हो गया, आयरन आ गया, ये सारे हमारे पास जो मेटल्स हैं इनका मिक्सचर होता है। इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हम इनको प्रेस्ड करते हैं, जो हमारे पास डिज़ायर्ड शेप होते हैं, इनके हम जिस तरह के उसकी शेप बनाना चाह रहे होते हैं उसी शेप के अंदर उनको प्रेस्ड कर देते होते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस पर बेक करते हैं और इनके हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट तरह की शेप्स के हमारे पास पाए जाते हैं। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं इनकी टाइप्स क्या होती है, हमारे पास टाइप्स कौन सी होती हैं। इनकी बेसिकली हमारे पास दो तरह की टाइप्स होते हैं, वो एक तो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा फिर हमारे पास होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अब हम इनको जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक तो हम जो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं NTC, ठीक है। और नेक्स्ट यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके हो गया। फिर हमारे पास है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम जब रिप्रेजेंट करते होते हैं इसको हम PTC भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एब्रीवेशन है किस चीज़ का, P से पॉजिटिव, T से टेम्परेचर और C से कोफिशिएंट, ओके हो गया। अब हमारे पास ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है उसको डिक्रीज़ करता है। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हमारे पास जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर लेता है, लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो क्या करता था, वो डिक्रीज़ कर लेता था। अब ये जो हमारे पास है इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं इनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। हम इसको जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, मतलब जो लो टेम्परेचर होता है उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो तब हम थर्मिस्टर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही हो गया। अब हमारे पास ये जो लो टेम्परेचर होता है ये किस हद तक होता है, या तो हमारे पास ये 10 केल्विन हो सकता है या तो हमारे पास ये 263 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, यानी कि इस हद तक की जो टेम्परेचर की रेंज होती है उसकी हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरा क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, ठीक हो गया। हमने पहले भी कहा है कि ये हमारे पास हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं, सो हम इनको टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, एक और हमारे पास टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, वो कहते हैं द रेट एट विच बैटरी इज़ सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि हमारे पास जो बैटरी होती है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है उसका जो रेट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। रेट का मतलब क्या होता है, हाउ मच, यानी कि कितना, यानी कि जो बैटरी है वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पावर, ओके हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक बैटरी हो गई, ठीक है, वो जो बैटरी है वो कनेक्टेड है सीरीज़ में, ठीक है, हो गया, रेजिस्टेंस के साथ, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है हमारे पास रेजिस्टेंस है और उसके साथ हमारे पास क्या है, बैटरी अटैच है, ठीक है, ये देखें सीरीज़ में अटैच है।
नेक्स्ट फिर हमारे पास वो कहते हैं आ स्टेडी करंट फ्लो आई फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। करंट जो हमेशा होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप लोगों को शो है, वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है टर्मिनल ए और बी जो होते हैं रजिस्टर के, उनके दरमियान। सही है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये वाला मतलब टर्मिनल ए और बी के क्या है, ये दरमियान है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वो बात करते हैं, वो कहते हैं यूजिंग द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन डब्ल्यू इन मूविंग। यानी कि जब हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं डेल क्यू, ठीक है, उनमें हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू वो मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू। यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और डब्ल्यू डेल डब्ल्यू क्या है, ये हमारे पास वर्क डन है, वो वाला वर्क डन जो हमारे पास मूविंग जो चार्ज है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव कर रहे होते हैं उनकी वजह से जो वर्क डन हुआ उसको नाम दिया हुआ हमने डेल डब्ल्यू का। तो वो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू। यहाँ पे डेल क्यू जो है ये चार्जेस हैं जो मूव कर रहे थे, ठीक है, जिनने वर्क डन किया था, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे फिर वो बात कहते हैं दिस एनर्जी सप्लाइज बाय द बैटरी। ये जो एनर्जी है बैटरी की मदद से सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पावर है उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे हमारे पास जो W है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी V मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू। सही हो गया। अब हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल क्यू। यहाँ पे ये जो W की वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाली, सही है, ओवर डेल टी। सही हो गया। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, अगर इसको अरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, P इज इक्वल टू वी डेल क्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे जो डेल क्यू ओवर डेल टी है ये किस चीज़ के बराबर होता है, आई के बराबर, जो कि करंट है। सही हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू। यहाँ पे अब जैसे उन्होंने क्या पुट कर दिया है, P इज इक्वल टू वी आई कर दिया। ओके हो गया। यहाँ पे ये जो आई है ये करंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेल क्यू ओवर डेल टी। ओके हो गया। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी डिसिपिएशन इन रजिस्टर, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी डिसिपिएट होती है रजिस्टर्स में वो कौन सी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट टाइम इज़ रेफर्ड एज पावर डिसिपिएशन। यानी कि अब ये जो हमारे पास डिसिपिएशन है इसका मतलब होता है कि लॉस हो जाना, यानी कि एनर्जी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है वो लॉस हो रही है। ये सही है। तो हमारे पास जो ये टर्म होगी इसको हम कहेंगे पावर डिसिपिएशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वो मूव कर रहे होते हैं, उनके फ्लो से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो बनता है। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो किसी भी कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगी, कुछ एनर्जी जो होगी उस दौरान वो खारिज हो जाएगी, वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। ये हमारे पास जो लॉस होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उस कोलिजन की वजह से, क्योंकि हमारे पास जब जो ऐसे ना कंसीडर कर लेंगे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारे पास एटम्स पे भी पाए जाते हैं, और छोटे छोटे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके रास्ते में ज़ाहिर सी बात है एटम्स भी पड़े हुए हैं, तो एटम के साथ टकराते हैं,
तो होता क्या है, तो कोलिजन होती है और कोलिजन की वजह से जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ कर देते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पावर डिसिपेशन होता है। तो अब हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसकी बात करें तो वो उसके मुताबिक हमारे पास जो पावर डिसिपेशन रजिस्टर है वो बराबर होती है इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी के। अब इसको देख लेते हैं, वो कहते हैं पावर डिसिपेटेड यानी कि P इज़ इक्वल टू VI। अब इसमें क्या करते हैं, हम ओहम लॉ को अप्लाई कर देते हैं। ओहम लॉ हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है V इज़ इक्वल टू IR। अब हमारे पास ये जो V है, जहाँ पे P इज़ इक्वल टू VI, इस वैल्यू में I की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P इज़ इक्वल टू V की जगह पे IR और आई, ये एक ही है, ये एक ही है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर, ये हमारे पास बी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो आई है ये क्या है, वी ओवर आर है, तो हम वी ओवर आर पुट कर देंगे। वी ओवर आर अब स्क्वायर है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी इज़ इक्वल टू वी ओवर आर होल स्क्वायर आर। सही हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आर, जहाँ पे एक आर से कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। ये जो हमारे पास वैल्यू फाइनल आ गई किस चीज़ की, बोला पी की। अब वो कहते हैं हमारे पास जो ऐसे यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर के वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं वाट। सही हो गया। तो जो लेक्चर था वो हमारे पास यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।